वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट का थर्ड जो सब यूनिट है, दैट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ विजन। सो सबसे पहले विजन क्या होता है। सो आई रिसीव light stimulus and transform it into a nerve impulse which runs along the optic nerve reaching the visual cortex and give rise to visual sensation। ठीक है, तो जो हमारा आई है वहाँ से लाइट एज ए सिग्नल पास होता है। पास होने के बाद रेटिना पे पड़ता है। रेटिना फिर उस लाइट सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको दिमाग तक पहुंचाता है। मेनली द जो विजुअल कॉर्टेक्स है ब्रेन के, वहाँ तक थ्रू द ऑप्टिक नर्व। एंड हमको जो सामने हमारी चीज़ है वो दिखाई देती है। ओके, सो आई बॉल इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद डायमीटर ऑफ 24 मिलीमीटर। अगर हम आई के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आई सॉकेट में आई प्रेजेंट है, आई बॉल प्रेजेंट है विच हैज़ ए डायमीटर ऑफ 24 मिलीमीटर। सो जो आई है इट इज़ द मेजर सेंसरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक सेंसरी ऑर्गन है ह्यूमन के बॉडी में। मेनली इट इज़ ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, विजन के लिए, कलर के लिए या कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो जो ह्यूमन आई है वो कम से कम 10 मिलियन कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है। और ऑल्सो जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मेंटेन करने में भी आई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम आई की बात करेंगे तो जो आई का स्ट्रक्चर है इट इज़ होलो स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मेजरिंग अबाउट 2.5 सेंटीमीटर या 24 मिलीमीटर इन डायामीटर। तो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट उसमें आई का स्ट्रक्चर। So this is the diagram of eye. So it's the cross section of a human eyeball. So जो हमारा eyeball है वो fairly round रहता है, या fairly round organs रहते हैं, cushioned by fatty tissues and they sit in two bony sockets inside the skull। ठीक है, जो skull में जो bony socket है या optic जो socket हम जिसको बोलते हैं वहाँ पे ये present रहता है और हमेशा पैर में present रहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने में, इसको इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें कुछ लेयर्स या कुछ पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो हम पढ़ेंगे। तो मेन जो पार्ट है दैट इज़ द सेक्लेरा, कॉर्निया और कोराइड। ओके, ये जो तीन पार्ट हैं वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सेक्लेरा की बात करेंगे तो जो सेक्लेरा है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल। इट इज़ द वाइट एंड ओपेक पार्ट ऑफ द आई बॉल। Muscle responsible for moving the eyeball are attached to the eyeball at the sclera। तो अब इसमें देख सकते हैं ये जो बाहर का आपको दिख रहा है दैट इज़ द सेक्लेरा, तो इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ द सेक्लेरिया। ओके, देन ये सेक्लेरा आगे जाके एंटीरियर साइड पे क्या फॉर्म करता है, कॉर्निया फॉर्म करता है। ओके, जो ये सेक्लेरा है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। हमेशा ये याद रखना, जो आउटर मोस्ट लेयर है आई का दैट इज़ द सेक्लेरा, और वो एंटीरियर साइड पे जाके क्या फॉर्म करता है दैट इज़ द कॉर्निया। ओके, सो एट द फ्रंट ऑफ द आई बॉल द सेक्लेरा बिकम्स द कॉर्निया। सो द कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट डोम शेप part of the eyeball. Light rays from the outside world first pass through the cornea before reaching the lens. Together with the lens, the cornea is responsible focusing light on the retina। उसके बाद ये जो सेक्लेरा है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी, जो ये सेक्लेरा है यहाँ पे जो आपको जो सबसे नीचे पार्ट दिख रहा है दिस इज द सेक्लेरा। ये सेक्लेरा आगे जाके कॉर्निया फॉर्म करता है। सो कॉर्निया क्या है, वो ट्रांसपेरेंट टिश्यू है। ओके, ट्रांसपेरेंट सेल है। तो जब भी लाइट बाहर से अंदर आता है तो पहले कॉर्निया को क्रॉस करता है, उसके बाद लेंस पे वो लाइट पड़ता है। ओके, तो ये लेंस और कॉर्निया का फंक्शन क्या रहता है कि वो लाइट को फोकस करता है किसकी तरफ, रेटिना की तरफ। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज़ द कोराइट। ओके, कोराइट। कोराइट क्या है, जो कोराइट है इट्स द मिडल लेयर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो कोराइट इज़ द मिडल लेयर
ऑफ द आई बॉल लोकेटेड बिटवीन द सेक्लेरा एंड द रेटिना। तो सेक्लेरा और रेटिना के बीच में जो लेयर है दैट इज़ द कोराइट, जो ये आपको यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द कोराइट, जिसको मैं रेड कलर से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो वो रेटिना और सेक्लेरा के बीच में प्रेजेंट है कोराइट। और जो कोराइट है ये इसका काम क्या रहता है कि इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द आउटर सरफेस ऑफ द रेटिना। तो ये जो कोराइट है ये मेनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो रेटिना है उसके आउटर सरफेस को। तो ये जो कोराइट है वो आगे जाके क्या फॉर्म करता है, दैट इज़ द आइरिस फॉर्म करता है, ठीक है। एंटीरियर साइड पे ये जो सेक्लेरा है वो आइरिस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आइरिस, सो सेक्लेरा आगे जाके कॉर्निया फॉर्म करता है और कोराइट आगे जाके आइरिस फॉर्म करता है, एंटीरियर साइड पे वो आइरिस फॉर्म करता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है दैट इज़ द जो दैट इज़ द रेटिना। ओके, तो जो रेटिना है इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द बैक ऑफ द आई बॉल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो आपको यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा है दैट इज़ द रेटिना। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर है आई का, ठीक है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। तो लेंस के सॉरी सॉरी इट इज बैक ऑफ द आई बॉल। तो ये जो लेयर है वो जो आई बॉल है उसके पीछे प्रेजेंट रहता है और सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो इट इज़ द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई, क्योंकि यहाँ इस रेटिना में कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो लाइट को रीड करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू लाइट। तो जो रेटिना है इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स रहते हैं जैसे कि कोन सेल्स हैं और रॉड सेल्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। सो ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स और कॉन सेल्स बोलते हैं। तो जो कॉन सेल है वो कलर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और जो रॉड सेल्स है वो जब बहुत पुअर लाइट हो उस टाइम पे हमें देखने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल नाइट के टाइम पे रॉड सेल्स बहुत एक्टिव रहते हैं और डे के टाइम पे कोन सेल्स बहुत एक्टिव रहते हैं। तो दिन रात के टाइम पे हमें सिर्फ एक परछाई सी दिखती है, हम कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बट दिन के टाइम पे हम कलर को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। रात को हम उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि रात में जो रॉड सेल्स है वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो वो लाइट सेंसिटिव रहते हैं। तो बहुत हल्की भी लाइट उनको चल जाती है हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए, बट हम उस इमेज को कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। बट डे टाइम में ये जो कोन सेल्स है वो बहुत ही तेज लाइट को मतलब हाई लाइट को वो सेंसिटिव है। तो जब तक ब्राइट लाइट नहीं होगा तब तक वो कौन सेल्स एक्टिव नहीं होते हैं और वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो दिन में जब एक बहुत बहुत लाइट प्रेजेंट होगा तभी वो कलर को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और हमें दूसरे इमेज है हमें कलरफुल देखने को मिलता है। सो रेटिना हैज़ द those cells which we called photoreceptor cell, that is the cones and rod cells. Okay, तो ये जो तीन layers हैं that are present in the that are the covering of the eyeball, that is the retina, choroid and sclera. तो sclera is the outermost layer, choroid is the middle layer and retina is the inner layer. तो ये हमेशा याद रखना। अगर बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आएंगे तो sclera then choroid then retina, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो retina, choroid and sclera. सो जो आउटर कोट है जो मैंने आपको अभी बताया कि इट इज़ ए प्रोटेक्टिव, एंटीरियरली 1/6 इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो सामने या एंटीरियर साइड पे इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। तो पोस्टीरियरली ये वाइट कलर का है, ओपेक है, एवेस्कुलर है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्लेरा बोलते हैं, ठीक है। जो आगे के पार्ट है उसको हम कॉर्निया बोलेंगे, जो पीछे का पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्लेरा बोलेंगे। देन ये आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ से कॉर्निया स्टार्ट है, ये जो जंक्शन है यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्लेरा कॉर्निया जंक्शन। तो यहाँ से कॉर्निया स्टार्ट है और यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको होल दिख रहा है, इस होल के नीचे क्या है, दैट इज़ द सेक्लेरा। ओके, देन वैसे ही जो सेकंड लेयर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, जो आपको पिंकिश कलर का दिख रहा है, जो ये जो पार्ट है जिसको मैंने हाईलाइट किया, तो दैट इज़ द आइरिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जो जाएगा दैट इज़ द कोराइट। ओके, तो एंटीरियर साइड पे
कोराइड बोलेंगे, और पोस्टीरियर जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द सॉरी, एंटीरियर साइड पे हम आइरिस बोलेंगे और पोस्टीरियर साइड पे हम क्या बोलेंगे, सेक्लेरा बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आइरिस का। सो दिस आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द लेंस। ठीक है, जो आपका आई कलर है उसके लिए जो आइरिस है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो आपका ग्रीन ब्लू जो भी कलर होगा, सो वो आइरिस की वजह से है, ना कि लेंस की वजह से। तो हमेशा ये आप बात ध्यान में रख लो। तो अगर हम रेटिना की बात करेंगे तो रेटिना में कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि मैक्यूला है, फोविया है और ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, तो रेटिना में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे रॉड सेल्स और कॉन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो रॉड सेल्स और कॉन सेल्स जो सिग्नल है, लाइट सिग्नल को केमिकल सिग्नल में फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए वो कौन से नर्व्स का यूज़ करता है, दैट इज़ ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो जिस पार्ट से, जहाँ से ये जो ऑप्टिक नर्व्स बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। ठीक है, सो वेयर ऑप्टिक नर्व्स कम आउट ऑफ द आई बॉल, तो जहाँ से आई बॉल से जब बाहर निकल निकल के आएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो आउटर पार्ट है दैट इज़ द कॉर्निया, उसके नीचे क्या है, दैट इज़ द आइरिस। लेंस, कॉर्निया के नीचे लेंस है, लेंस के साइड पे क्या है, आइरिस प्रेजेंट है। आइरिस के नीचे फिर ये जो कोराइड है वो प्रेजेंट है। जो कॉर्निया है उसके जो पोस्टीरियर पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेक्लेरा बोलते हैं। सेक्लेरा के नीचे आप देख सकते हैं कोराइड प्रेजेंट है। कोराइड के नीचे क्या है, हमारा मेन जो सेंसरी ऑर्गन है, दैट इज़ द रेटिना। देन आप, मैंने आपको कहा कि रेटिना में जो तीन पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज़ मैक्यूला ल्यूटिया, देन फोविया सेंट्रैलिस, और जो ये ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं, जो ऑप्टिक न्यूरॉन्स है वो इस ऑप्टिक डिस्क के थ्रू बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो ऑप्टिक डिस्क बाहर निकल रहे हैं हमारे रेटिना से, उस स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो अगर वहाँ पे लाइट पड़ेगा तो हमें कुछ भी दिखता नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई भी रॉड सेल्स और कॉन सेल्स प्रेजेंट नहीं है इस ऑप्टिक डिस्क पे या ब्लाइंड स्पॉट पे, तो अगर वहाँ पे लाइट पड़ता है तो कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। तो इमेज फॉर्मेशन अगर उसके साइड में जो भी जगह पे पड़ेगा वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। और जो ये मैक्यूला लूटिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रॉड सेल्स हैं या कॉन सेल्स है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, थोड़ा सा कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है, जिससे जो इमेज है और क्लियरली हमको देखने को मिलता है। ओके, तो द फोविया इज ए स्मॉल डिप्रेशन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द फोविया इज ए स्मॉल डिप्रेशन इन द रेटिना नियर द ऑप्टिक डिस्क। द फोविया हैज़ ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो फोविया सेंट्रैलिस है, तो जो फोविया है क्या है, वो एक डिप्रेशन है हमारे रेटिना पे नियर द ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा सा ऊपर ये प्रेजेंट है। और जो ये फोविया, इसमें जो कंसंट्रेशन है किसका, कोन सेल्स का बहुत ही ज़्यादा रहता है। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रेटिना वेयर विजुअल एक्यूटी इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, जो विजुअल एक्यूटी है, जो एक्यूरेसी है, वो सबसे ज़्यादा रहती है कहाँ पे, फोविया पे, या जिसको हम क्या बोलेंगे, फोविया सेंट्रैलिस। ओके, देन जो ऑप्टिक नर्व है, इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई बॉल। तो जो ऑप्टिक नर्व है वो आई बॉल के बैक साइड पे लोकेटेड है। तो जो ऑप्टिक नर्व इसमें क्या है, एक्सॉन्स रहते हैं ऑफ रेटिना गैंग्लियन सेल्स, या जिसको हम क्या क्या बोलेंगे, नर्व सेल्स ऑफ द रेटिना। एंड इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, तो इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो ये सिग्नल है रेटिना से कहाँ पहुँचता है, आपके ब्रेन तक। देन उसके ऑप्टिक नर्व के सामने आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिक डिस्क। Okay, so impulses are transmitted to the brain from the back of the eyeball of the optic disc, also called the blind spot। तो blind spot से ही क्या जाता है, जो सिग्नल है वो आई से निकल के फिर ब्रेन तक पहुंचता है। तो इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है, और अगर इस पर कोई लाइट फॉल होता है तब भी हमारे ब्रेन में कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स
प्रेजेंट नहीं है। ओके, देन हम लेंस की बात करेंगे। तो जो लेंस है, इट इज़ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड इज़ अ बाई कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट डिस्क मेड अप ऑफ प्रोटीन क्रिस्टलिन। ठीक है, तो जो लेंस हमारे आइस में प्रेजेंट रहते हैं वो बाई कन्वेक्स रहते हैं और ट्रांसपेरेंट डिस्क शेप रहते हैं और मेनली जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है उससे बने रहते हैं। सो इट इज़ लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द आइरिस एंड फोकस इज लाइट ऑन द रेटिना। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट है? आइरिस के बैक साइड पे। और ये देख सकते हैं जो आइरिस है, आइरिस के नीचे जो है दैट इज़ द रेटिना लेंस। ठीक है, तो आइरिस के नीचे प्रेजेंट है और मेनली जो ये लेंस है इसका काम क्या है कि ये लाइट को फोकस करता है कहाँ पे? रेटिना पे। तो आप दूर भी देखोगे, पास भी देखोगे, जो लाइट है वो आपके रेटिना पे ही पड़ना चाहिए। तो ये जो लेंस है उस लाइट को क्या करता है? फोकस करके मेनली कहाँ पहुँचाता है? मेनली जो रेटिना है वहाँ तक। ठीक है, तो जब भी लाइट यहाँ पड़ेगी तो जो लाइट है वो लेंस के थ्रू फोकस होके आपके रेटिना पे पड़ेगी, ना रेटिना से पहले रहेगा ना रेटिना के पीछे। तो जब आप आपने सुना होगा मायोपिया और हाइपर मायोपिया और माइट्रोपिया, तो उस वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो लाइट या तो आगे पड़ती है या तो रेटिना के पीछे पड़ती है, जिससे इमेज फॉर्मेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता है। तो ये हुआ लेंस के बारे में। और जो लेंस है वो मेनली कहाँ से सस्पेंड होता है? इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलेरी बॉडी बाय फाइन डिलिकेट फाइबर्स कॉल्ड जोन्यूल और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से। तो लेंस कहाँ से आता है? मेनली जो सिलेरी बॉडी है वहाँ से सस्पेंड होता है और मेनली वहाँ पे जोन्यूल है वो भी प्रेजेंट है। ओके, सो जो जोन्यूल है इट्स ऑल्सो नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स इन ए रिंग ऑफ स्मॉल फाइबर that hold the lens suspended in place. It connects the lens to the ciliary body and allows the lens to change shape. तो जो ये जोन्यूल है वो क्या करते हैं? मेनली इसके जो फंक्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जोन्यूल्स, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फाइबर्स ऑफ जोन्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो जो जोन्यूल्स है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, इट्स मेड अप ऑफ स्मॉल रिंग ऑफ फाइबर्स। वो क्या करता है? लेंस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और उस मेनली जो प्लेस है उसमें उसको सस्पेंड करके रखता है। तो ये जो जोन्यूल्स है वो मेनली जो लेंस है उसको सिलेरी बॉडी के साथ कनेक्ट रखता है एंड जो लेंस है उसको उसका शेप चेंज करने में हेल्प करता है। कौन? जोन्यूल्स। और जो सिलेरी बॉडी है, सो इट्स कंटिन्यूज एट द फ्रंट ऑफ द आई बॉल टू फॉर्म द सिलेरी बॉडी। It produce the aqueous humor. The ciliary body also contain the ciliary muscles that contract or relax to change the shape of the lens. तो सिलेरी जो बॉडी है उसमें सिलेरी मसल्स भी रहते हैं। तो ये जो सिलेरी मसल्स क्या करता है? मेनली जो लेंस है, जो सिलेरी मसल्स है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ताकि जो लेंस का शेप है वो चेंज हो अकॉर्डिंग टू द इमेज या अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। देन इसके बाद हम कंपार्टमेंट की बात करेंगे। तो जो पहला कंपार्टमेंट है दैट इज़ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो पहले हम पोस्टीरियर से पहले हम एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करेंगे। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है, सो द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज नोन एज द एंटीरियर चैम्बर या एंटीरियर कंपार्टमेंट। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो कॉर्निया और लेंस के बीच में, तो ये लेंस है आपका, दिस इज़ द लेंस जो आपको दिख रहा है। ओके, जो लेंस और जो कॉर्निया के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, ओके, यहाँ से लेके जो ऊपर वाला वाइट कलर का है और नीचे जो वाइट कलर का है उन दोनों के बीच में जो ब्लू कलर का है, तो उस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। तो इस चैम्बर में क्या रहता है? कुछ फ्लूइड रहते हैं, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बोलेंगे या हम ऐसे बोलेंगे जो एंटीरियर चैम्बर है इट इज़ फिल्ड विथ अ फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। और इस एंटीरियर चैम्बर को हम एंटीरियर कैविटी भी बोलते हैं। तो अब ये एक्वस ह्यूमर क्या है? सो एक्वस ह्यूमर एक ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड है जो एंटीरियर चैम्बर में सर्कुलेट करता है। तो ये जो एक्वस ह्यूमर है वो
ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करता है हमारे इनर आई को, और मेनली जो फ्लूइड प्रेशर है उसको एक्सर्ट करता है, जिससे हमारा आई का शेप मेंटेन रहता है। सो जो एक्वस ह्यूमर है ये उसको प्रोड्यूस कौन करता है? जो सिलेरी बॉडी है, इट प्रोड्यूस द एक्वस ह्यूमर। देन ये हो गया एंटीरियर चैम्बर की बात, विच इज़ बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस। ओके, देन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ द पोस्टीरियर चैम्बर। तो जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो बहुत लार्जर एरिया है। एंटीरियर चैम्बर बहुत छोटा एरिया था यहाँ से इन दोनों वाइट के बीच में। अब जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो इट्स वेरी लार्ज एरिया। सो अगर हम पोस्टीरियर चैम्बर की बात करेंगे तो इट इज़ लोकेटेड अपोजिट टू द एंटीरियर चैम्बर एट द बैक ऑफ द लेंस। इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो लेंस और रेटिना के बीच में जो पार्ट है दैट इज़ द पोस्टीरियर चैम्बर। ओके, जो रेटिना है यहाँ से देखो, रेटिना यहाँ पे लिखा हुआ है, रेटिना और जो लेंस है उनके बीच में जो आपको ये रेड कलर का जो एरिया दिख रहा है, सो दिस रेड एरिया इज़ द पोस्टीरियर चैम्बर। तो इस पोस्टीरियर चैम्बर में भी एक वाटरी फ्लूइड रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। तो एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर और पोस्टीरियर चैम्बर में क्या रहता है? दैट इज़ द विट्रस ह्यूमर। सो द पोस्टीरियर चैम्बर द पोस्टीरियर चैम्बर इज ऑल्सो नोन एज विट्रस बॉडी। तो जो पोस्टीरियर चैम्बर इसको क्या बोलते हैं हम? विट्रस बॉडी पे कहते हैं। तो जो विट्रस ह्यूमर का क्या फंक्शन रहता है? जो विट्रस ह्यूमर है वो ट्रांसपेरेंट रहता है और जेली लाइक फ्लूइड है, दो मेनली पोस्टीरियर चैम्बर को फिल करता है। तो ये भी क्या करता है? फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो रेटिना जो लेयर है उसको एक दूसरे के साथ मेंटेन करके रखता है, और मेनली जो रेटिना है उसका शेप मेंटेन करके रखता है, और आई का जो शेप है वो मेंटेन करके रखता है, और साथ साथ में जो शार्प फोकस इमेज है वो फॉर्म होता है उसकी वजह से कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज़ द आइरिस, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो जो आइरिस है, आपको मैंने पहले बताया कि जो कोराइट का जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आइरिस बोलते हैं। सो जो कोराइट आगे जाके एंड फ्रंट साइड पे जाके क्या फॉर्म करता है? आइरिस फॉर्म करता है। तो जो आइरिस है इट्स फ्लैट थिन रिंग शेप स्ट्रक्चर स्टिकिंग इनटू द एंटीरियर चैम्बर। तो फ्लैट है, रिंग शेप स्ट्रक्चर है, और मेनली जो एंटीरियर चैम्बर है वहाँ पे स्टिक रहता है। तो ये जो आइरिस है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो पर्सनस आई कलर है उसके लिए। जो आइरिस में मेनली सर्कुलर मसल्स रहते हैं, जो पिपल और रेडियल मसल्स तक जाते हैं, और रेडियल मसल्स से फिर वो वापस से पिपल की तरफ रेडिएट होते हैं। सो जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं दे मेक द पिपल स्मॉलर, और जब रेडियल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो उस टाइम पे हम ऐसा बोल सकते हैं जो सर्कुलर मसल इसमें प्रेजेंट है जब वो कंट्रैक्ट होते हैं आइरिस में, तो पिपल का जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है, और जब रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं इसी आइरिस में तो जब ये पिपल का साइज़ क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब देखो अपनी आंखों पे लाइट डालो सीधे, तो जब विदाउट लाइट डालो देख तो वो ओपन हो जाएगा पिपल। ओके, तो जब आप पिपल पे लाइट, आपके लेंस पे लाइट डालोगे तो वो फिर से कंट्रैक्ट हो जाता है, और आप बहुत ही कम लाइट पास होता है आपके आई के थ्रू। ओके, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? ये जो सर्कुलर मसल्स और जो रेडियल मसल्स है जो आपके आइरिस में प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होगा तब जो आइरिस है वो स्मॉलर हो जाएगा, और जब रेडियल मसल कंट्रैक्ट होगा तो जो प्यूपल है वो वाइडर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको इस डायग्राम में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आइरिस में, तो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स और मेनली कौन सा मसल रहता है? दैट इज़ द रेडियल मसल्स। तो उसकी वजह से जो पिपल का साइज है वो बड़ा छोटा होता है इन मसल्स के कंट्रैक्शन की वजह से। ओके, देन सिलेरी मसल्स के बारे में हमने बात की, सिलेरी बॉडी के बारे में बात की, फिर हमने जोन्यूल्स के बारे में बात की, देन लेंस के बारे में बात की। अब उसके बाद हम पिपल के बारे में बात करेंगे। तो जो पिपल है इट इज़ द होल एट द सेंटर ऑफ द आइरिस।
तो ये जो होल है आइरिस के बीच में, दैट इज़ द पिपल। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें आप देख सकते हैं जो ब्लैक है वो हमारा लेंस है। ओके, और जो ये आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज़ द आइरिस। तो आइरिस के बीच में आपको जो ये होल दिख रहा है, ठीक है, उस होल को हम क्या बोलेंगे, पिपल बोलेंगे। उस होल के थ्रू जो लाइट है वो पास होता है कहाँ पे, मेनली हमारे लेंस में, जो इस आइरिस के पीछे प्रेजेंट है। ओके, तो उस होल को हम क्या बोलेंगे, पिपल बोलेंगे। सो जब भी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है तो ये जो पिपल है वो बड़ा हो जाता है। ओके, और जब बहुत ही कम लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे जो पिपल का साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो ज़्यादा लाइट के लिए जब इन्वायरमेंट में बहुत ही कम लाइट प्रेजेंट होगा तो ये जो पिपल है वाइट हो जाएगा, और जब इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ लाइट प्रेजेंट होगा तो ये पिपल कम हो जाता है, स्मॉल, ये या हम बोलेंगे ये इसका जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है। तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप मिरर के सामने जाओ और हाथ में एक टॉर्च लो, फिर उसके बाद अपने आँखों पे पहले विदाउट टॉर्च अब देखो आपका पिपल का साइज़ कितना है। जैसे ही आप अपने पीपल पे या अपने आई पे जब आप लाइट डालोगे तो जो पीपल का साइज़ वो कम हो जाएगा। तो आप खुद ये देख सकते हैं। ओके, तो वो होता है मेनली जो मसल्स रहते हैं आइरिस में, उसके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से होता है। तो जो सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होंगे आइरिस के तो पीपल स्मॉल हो जाएगा, और जो रेडियल मसल कंट्रैक्ट होंगे आइरिस में तो जो पीपल का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पीपल वाइडर हो जाएगा। देन हमने रेटिना के बारे में बात किया, फोविया के बारे में बात किया, ऑप्टिक नर्व के बारे में बात की, ऑप्टिक डिस्क के बारे में बात की। अब उसके बाद हम बात करेंगे आई मसल्स के बारे में। तो आई मसल्स ऑफ द आई आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इफिशिएंट। दे वर्क टुगेदर टू मूव द आई बॉल इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो जो आई मसल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं और बहुत ही एफिशिएंट रहते हैं। वो सब साथ में काम करते हैं ताकि जो विजन है या जो आई है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर पाए। देन जो मेन मसल्स है आई के वो क्या है, लेटरल रेक्टस है, देन मीडियल रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस है एंड इंफीरियर रेक्टस है। ओके, तो ये चार मसल्स रहते हैं, दैट इज द लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस। तो ये जो चार मसल्स है, अब यहाँ पे देखो मीडियल रेक्टस ये नीचे वाला है। ओके, दिस इज़ द मीडियल रेक्टस। देन उसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ द सुपीरियर रेक्टस, तो ऊपर वाला है दैट इज़ द लेटरल रेक्टस। देन सुपीरियर रेक्टस होगा यहीं कहीं पे, तो इसमें आप यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं है इस डायग्राम में भी, देन यहाँ पे भी नहीं है। फिर भी आप याद रखो कि यहाँ पे आपको दो दिख रहा है, दैट इज़ द लेटरल रेक्टस दिख रहा है और मीडियल रेक्टस दिख रहा है। तो यहाँ पे और दो और होंगे, दैट इज़ द सुपीरियर रेक्टस और दूसरा दैट इज़ द इन्फीरियर रेक्टस। तो ये चार मसल्स मेनली पार्टिसिपेट करते हैं जो आई है उनको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने के लिए, और ये चारों एक साथ काम करते हैं। देन उसके बाद जो हम बात करेंगे आर्टरी और वेन्स की, तो जो सेंट्रल आर्टरी है एंड वेन है दैट रन थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है उस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही ये जो आर्टरीज है और वेन्स है वो मूव करते हैं। ओके, मेनली जो ऑप्टिक वेन और ऑप्टिक आर्टरी है वो इसी ऑप्टिक नर्व के थ्रू आई से फिर बाहर निकलते हैं। सो द सेंट्रल आर्टरी सप्लाइज द रेटिना वाइल द सेंट्रल वेन ड्रेन्स द रेटिना। जो सेंट्रल आर्टरी है वो आइस में ब्लड पहुंचाता है, और जो सेंट्रल वेन है वो रेटिना से ब्लड को बाहर ड्रेन करके लेके जाता है। ओके, उसके साथ साथ कुछ और डक्ट्स भी वहाँ प्रेजेंट है, दैट इज़ एडिशनल, दैट इज़ अ टीयर डक्ट। सो दिस इज a small tube that runs from the eye to the nasal cavity.
So tear drains from the eyes into the nose through the tear duct. This is why a teary eyes is usually accompanied by a nose runny nose. तो जो टीयर डक्ट है वो क्या एक स्मॉल ट्यूब है जो आई बॉल से लेके नेजल कैविटी तक प्रेजेंट है। यहाँ पे दिखाया नहीं उन्होंने। ओके, यहाँ पे देखो जो आई है, ठीक है, टीयर डक्ट। तो ये टीयर डक्ट आपके आई से लेके आपके नेजल कैविटी तक प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से एक रीज़न है कि जब आप रोते हो उस टाइम पे आपकी नाक भी बहती है। ओके, तो अगर हम बात करेंगे नर्व्स की, तो वहाँ पे दो टाइप्स के ऑप्टिक नर्व्स रहते हैं, एक है कोन नर्व्स और दूसरा है रॉड नर्व्स। तो जो कोन्स हैं दे आर द नर्व सेल्स दैट आर मोस्ट सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो जो कोन नर्व है वो ब्राइट लाइट को बहुत सेंसिटिव है और साथ साथ में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिटेल सेंट्रल एंड कलर विजन के लिए, और जो डिटेल सेंट्रल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई जब आप देखते हो दिन में तो आपको पूरा फाइन कलर और कंट्रास्ट इमेज आपको या शार्प इमेज देखने को मिलता है, बट रात में ऐसा नहीं रहता है। साथ में आपको सिर्फ एक ब्लर इमेज देखने को मिलेगा। तो रात में जो सेल्स या जो भी नर्व से वो एक्टिव रहते हैं दैट आर द रॉड सेल्स, तो वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं किसके लिए, डिम लाइट के लिए, बट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरिफेरल विजन। तो कलर विजन और डिटेल सेंट्रल विजन के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। तो रात में आपको सिर्फ एक ब्लर इमेज दिखेगा जब लाइट बहुत कम प्रेजेंट रहती है, और आपको कलर डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाओगे। जब लाइट पड़ेगी तभी आप कलर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अगर अंधेरे में आपको कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ पे एक शेडो टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इट इज़ दैट्स वाई द फॉर दैट रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। देन अगर हम सामने से देखेंगे तो अब देखो, दिस इज़ द पिपल, दैट इज़ द आइरिस, दिस इज़ द कॉर्निया, या आइरिस का हम कॉर्निया ही बोलेंगे। तो जो वाइट कलर का दैट इज़ द सेक्लेरा। तो ये देखो जो वाइट है दैट इज़ द सेक्लेरा, उसके ऊपर जो आपको ये दिख रहा है दैट इज़ द आइरिस, और उसके बीच में जो आपको होल दिख रहा है दैट इज़ द पिपल। उसके पीछे क्या प्रेजेंट है, आपका लेंस प्रेजेंट है। तो एक्यूस ह्यूमर के बारे में बात की हमने। तो अगर हम विजन की बात करेंगे तो यह जो मैकेनिज्म ऑफ विजन है, तो जो आई है वो उसी तरह काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस पे कैमरा काम करता है। तो जो लाइट रेस है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो वो लाइट रेस ऑब्जेक्ट्स पे पड़ने के बाद हमारे कंजक्टिवा के थ्रू, कॉर्निया के थ्रू एक्वस ह्यूमर पे पहुंचता है, और लेंस और विट्रस ह्यूमर के थ्रू फिर हमारे रेटिना तक पहुंचता है। सो जितने भी ये स्ट्रक्चर्स है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि वो रेटिना पे पड़े। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोकसिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया ही नहीं है। तो देखो जो हमारा इमेज है यहाँ पे है, इमेज के थ्रू, इमेज से जो लाइट आ रहा है वो पहले कॉर्निया के थ्रू पास हो रहा है, फिर एक्वस ह्यूमर के थ्रू पास हो रहा है, देन लेंस पे पड़ रहा है, लेंस के थ्रू फिर वो पास हो रहा है कहाँ पे, विट्रस ह्यूमर के थ्रू, देन विट्रस ह्यूमर के थ्रू वो पास होके कहाँ पे पड़ रहा है, जो रेटिना है वहाँ पे। ओके, तो ये जो ऑर्डर है इस तरीके से, दैट इज़ द पहले कंजक्टिवा, देन कॉर्निया, देन एक्वस ह्यूमर, देन लेंस एंड विट्रस ह्यूमर। तो ये उसके बाद जो लास्ट है जहाँ पे लाइट पड़ती है दैट इज़ द रेटिना। तो ये जो भी जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए, वो स्ट्रक्चर्स क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि वो जो लाइट है वो रेटिना पे ही पड़े। तो इस प्रोसेस को, जिसमें लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है या फोकस किया जाता है ताकि वो रेटिना पे पड़े, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोकसिंग बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम फोकसिंग है वो होता है, वो कौन करता है, वो करता है मेनली जो कॉर्निया है और जो लेंस है। ठीक है, तो लेंस और कॉर्निया जब मैक्सिमम फोकसिंग करता है, तो जब ये दोनों फोकस करेंगे तभी जो लाइट है वो रेटिना पे पड़ता है। सो द लाइट इज रिसीव्ड बाय द फोटो रिसेप्टर रॉड एंड कॉन्स ऑन रेटिना। तो जब वो लाइट
रेटिना पे पड़ता है तो रेटिना पे जो हमारे रॉड सेल्स हैं और कॉन सेल्स हैं वो उस लाइट को परसीव करता है। देन उस लाइट को रिसीव करने के बाद उस लाइट सिग्नल को फिर ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर ब्रेन में जाके हमारा इमेज फॉर्म होता है। सो जो एब्जॉर्ब लाइट है, यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इमेज पे है, इमेज पे लाइट पड़ा, फिर वो रेटिना तक पहुँचा है। फिर वो जो लाइट पड़ रहा है रेटिना पे, जो वो लाइट है वो क्या करता है, हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट करता है। जो रॉड सेल्स और कोन सेल्स है उनको एक्टिवेट करता है। तो एक्टिवेट कैसे होता है, जो ये रॉड सेल्स है और कोन सेल्स है उनमें कुछ पिगमेंट्स रहते हैं। तो जैसे ही रॉड सेल्स और कॉन सेल्स पे लाइट पड़ेगा तो जो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं इस रॉड सेल्स और कॉन सेल्स में वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद देन वो जो लाइट है उसको कन्वर्ट करेगा किस में, एक्शन पोटेंशियल में। देन उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ऑप्टिक नर्व्स में। देन वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। फिर जैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा या जनरेट होगा हमारे नर्व सेल्स में या जो ऑप्टिक न्यूरॉन्स है उसमें, तो वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक इम्पल्स जनरेट करेगा जो बाइपोलर नर्व सेल्स के थ्रू गैंग्लियन तक पहुंचता है। फिर गैंग्लियन के थ्रू ऑप्टिक नर्व के थ्रू देन ये जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंचता है। तो जो नर्वस इम्पल्स जनरेट होता है किसमें, रेटिना में, दे आर कैरीड टू द ब्रेन बाय अबाउट ए मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व्स में बहुत सारे या मिलियन हम न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। वो न्यूरॉन्स उस ऑप्टिक नर्व्स को या जो हम इम्पल्स को, नर्वस इम्पल्स को कहाँ तक पहुँचाता है, मेनली जो ब्रेन है उसके बैक तक। सो जो इन्फॉर्मेशन है अब ब्रेन तक पहुँच गया, सो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में प्रोसेस होता है, हमारे ब्रेन में पहुँचता है, देन उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद हम उस इमेज को देख पाते हैं। सो हमेशा जब इमेज रेटिना में पड़ता है तो वो जो इमेज का कैसा फॉर्म होता है, वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। बट हमारा ब्रेन है उसमें ऐसा डिकोडिंग होता है कि जो वो इन्वर्टेड इमेज है वो हमें सीधा दिखता है। तो मेनली जो प्रोसेसिंग है वो ब्रेन में होता है। ब्रेन ऐसा प्रोसेसिंग करता है कि जो इमेज है वो हमें बाद में हम सीधा दिखता है। सो तो जो आइस है वो बहुत इसेंशियल रहता है विजन के लिए। तो जो कोई भी अगर डैमेज हुआ होगा किसी भी पार्ट को, चाहे ऑप्टिक नर्व हो या रेटिना हो या कोई भी पार्ट या कोई बाइपोलर जो न्यूरॉन्स है उसमें से किसी भी पार्ट को अगर डैमेज हुआ होगा तो वो हमारे विजन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट रिजल्ट इन द इम्पेयरमेंट ऑफ द विजन। तो जितने भी पार्ट्स अभी हमने डिस्कस किए वो सारे इंपॉर्टेंट है विजन को लेकर। ओके, देन उसके बाद एक वर्ड है दैट इज एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन किसको बोलेंगे, सो एकोमोडेशन इज ए रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द आई टू फोकस द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो एकोमोडेशन हम किसको बोलेंगे, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो उससे क्या होता है, जो लाइट है वो मेनली फोकस होता है कहाँ पे, रेटिना पे। ठीक है, अगर कोई इमेज आपके सामने कोई पंखा होगा तो वो पंखा दूर है, उसके पीछे क्या है, एक आपने फॉर एग्जांपल पंखे के पीछे आपने एक टेबल रखा होगा। तो जैसे आप रेटिना से पंखे से आप रेटिना उस टेबल को देखोगे तो टाइम लगता है उस इमेज को फोकस करने के लिए। तो जो आई है, आई में वो फोकसिंग बहुत जल्दी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। ओके, सो द एडजस्टमेंट टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डन बाय द सिलेरी मसल्स। तो ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है पास से दूर, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आपका आई में अलग ही कोई चल रहा होगा मैकेनिज्म। तो फॉर एग्जांपल आपको किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, ठीक है, या मेरे पीछे ने किसी, आपके पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, या मेरे पीछे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, तो वो बहुत दूर बैठा है तो आप देखोगे तो अब वो इमेज पहले मेरे पे फोकस था, अब अब उस पे फोकस करोगे तो एकदम से वो फोकस हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। और ये जो एकोमोडेशन होता है मेनली किसकी किसकी वजह से होता है, जो सिलेरी मसल से उसकी वजह से होता है, उसके कंट्रैक्शन की वजह से होता है। जो ये सिलेरी मसल्स है वो कंट्रैक्ट होते हैं और एक्सपांड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेरी मसल्स, जिससे जो लेंस है वो थिक और थिन होता है। तो थिन और थिकनेस की वजह से जो एडजस्टमेंट है वो हमारा लेंस कर पाता है, और जो लाइट है उसको मेनली फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना पे।
So this changes the focal length of the लेंस. इफ द ऑब्जेक्ट इज फार देन द फोकल लेंथ इज इंक्रीज. तो इससे क्या होता है, जो फोकल लेंथ है वो चेंज होता है. आप देखो फोकल लेंथ क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा. दिस इज द फोकल लेंथ. ओके. तो इस थिकनेस और थिननेस की वजह से जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, वो चेंज होता है. सो अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर वो दूर होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा. और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो नियर होगा तब उस टाइम पे जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. देन आप देखेंगे हम फाइटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन. तो उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट एसोसिएटेड विद द आई दैट आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल. तो 3 टाइप्स के मूवमेंट हमको आई में देखने को मिलता है. जो ये 3 मूवमेंट है वो क्या है, एक तो वो आई मूवमेंट है, ठीक है. आप आगे पीछे दाएं बाएं देखते हो, दैट इज़ द आई मूवमेंट. उसके बाद जो पीपल का साइज़ रहता है वो बड़ा होता है, फिर स्मॉल होता है. तो वो उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती है, फिर विड्थ कम हो जाती है. तो वो दूसरा जो मूवमेंट है आई का. जो तीसरा मूवमेंट है वो लेंस का. लेंस थिक होते हैं और थिन होते हैं. ये जो 3 मूवमेंट है वो आई में देखने को मिलता है. एक जो आई का मूवमेंट है, आप देखो, आप राइट देख रहे हो, आप लेफ्ट देख रहे हो, दैट इज़ एक मूवमेंट हुआ. उसके बाद आप लाइट पढ़ाओ, लाइट डालो अपने आँखों में, तो जो पीपल है वो बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है, वो दूसरा मूवमेंट है. और जो तीसरा मूवमेंट है वो है, अब दूर देखो, अब पास देखो, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका लेंस है वो एक्सपैंड और लेंस कंट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, या जो लेंस है वो थिन या थिक होता है, वो तीसरा मूवमेंट है. तो ये जो 3 मूवमेंट है वो हमारे मसल्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. तो जो हमारा आई का जो मूवमेंट है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 6 आई मसल्स दैट अटैच द सेक्लेरा टू द बोन्स लाइनिंग द ऑप्टिक कैविटी. जो ये आई मूवमेंट है, जो आप राइट लेफ्ट ऊपर नीचे देखते हो, तो उसमें मेनली 6 मसल्स वो पार्टिसिपेट करते हैं जो सेक्लेरा के साथ अटैच है. और जो बोन मेनली बोन बोन को अटैच करता है सेक्लेरा के साथ, एंड इट लाइंस द ऑप्टिक कैविटी. सो वो जो 6 मसल्स है वो क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेक्टस, एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स. तो आप इस डायग्राम में देखो, तो ये जो ऊपर वाला है दैट इज़ द सुपीरियर रेक्टस, जो नीचे आपको दिख रहा है दैट इज़ द सुपीरियर ओब्लिक. तो इस साइड पे आप देख सकते हो दैट इज़ द इंटरनल रेक्टस, और यहाँ पे है एक्सटर्नल रेक्टस जिसको हम लेटरल और मीडियल रेक्टस भी बोलते हैं. देन उसके नीचे आप देखो इंफीरियर ओब्लिक और इंफीरियर रेक्टस. तो ये जो 6 मसल्स है वो आपके आई मूवमेंट को, आई बॉल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिससे आप ऊपर नीचे दाएं बाएं देख सकते हैं. ओके. और हमने बताया जो लेंस का जो आइरिस का जो शेप है या पिपल का जो शेप है वो मेनली आइरिस की वजह से होता है. जो आइरिस मसल है उसमें जो रेडियल और जो मसल्स हैं, दैट इज़ जो रेडियल है और जो सर्कुलर मसल्स है वो आइरिस के साइज़ को बड़ा छोटा करता है. देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द लेंस. लेंस के साइज़ को जो कंट्रोल करता है दैट इज़ द क्वायराइट सिलेरी मसल्स. तो सिलेरी मसल्स लेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, या लेंस को थिक या थिन करता है, जो सिलेरी मसल्स है और साथ में जो जोन्यूल्स है. ओके. देन अब देखो, अब हम फिजियोलॉजी देखेंगे या फाइटोकेमिस्ट्री देखेंगे विजन का. सो मेनली जो आइस हैं, ठीक है, उसमें जो लाइट्स है वो एंटर होता है पीपल के थ्रू. और उसके बाद जो लाइट है इट इज़ फोकस्ड हाईली ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव न्यूरॉन्स कॉल्ड एज रेटिना. तो ये जो लाइट है हमारे जो आँखों में जाता है, हमारे कॉर्निया के थ्रू, देन पीपल के थ्रू, देन लेंस के थ्रू, जो वो लाइट है वो फोकस होता है कहाँ पे, रेटिना पे, जो बहुत ही लाइट सेंसिटिव रहता है. और उसमें मेनली जो लाइट सेंसिटिव न्यूरॉन्स है वो प्रेजेंट रहते हैं. तो रेटिना इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिंग न्यूरॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स. ठीक है. तो देखो ये दिस इज़ द रॉड सेल एंड दिस इज़ द कोन सेल. ठीक है. तो रॉड सेल्स क्या रहते हैं, इट सेल्स, रॉड सेल्स आर दो सेल्स विच सेंस लो लेवल ऑफ लाइट बट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कलर्स. तो जो ये आपको दिख रहा है रॉड सेल जो पर्पल कलर में, वो लाइट सेंसिंग न्यूरॉन्स हैं. तो ये
बहुत कम लाइट को ये सेंस करते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू लो लाइट, बट वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मेनली ये नाइट विजन के लिए इनको माना जाता है। देन उसके बाजू में आपको दिख रहा है एक ग्रीन कलर में, दैट इज़ द कोन सेल्स। तो जो कोन सेल्स है वो बहुत लेस सेंसिटिव है किसके लिए, या हम ऐसा बोल सकते हैं लेस सेंसिटिव है लाइट के लिए। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्राइट लाइट चाहिए। और ये जो कौन सेल्स है दे कैन डिस्क्रिमिनेट कलर, ठीक है, वो कलर को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे विजन। तो दिन में विजन होगा, ये जो लाइट ब्राइट विजन होगा उसके लिए कौन सेल रिस्पॉन्सिबल है, या डार्क विजन के लिए मेनली रॉड सेल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे रॉड सेल्स और कौन सेल्स का, तो जो दोनों सेल्स है वो क्या है, लॉन्ग है, आपको दिख रहा है लॉन्ग है। दे आर नैरो, दे आर लॉन्ग नैरो photosensory neurons having two distinct cellular compartments, the outer segment and the inner segment। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो outer segment है which touches the choroid, and जो inner segment है जो जिसके पास क्या है, जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है। देखो आउटर सेगमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और जो इनर सेगमेंट है, ओके। तो दोनों में आउटर सेगमेंट प्रेजेंट है और दोनों में क्या है, इनर सेगमेंट प्रेजेंट है। जो आउटर सेगमेंट है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मेम्ब्रेनस डिस्क कंटेनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन रोडोप्सिन। तो जो ये आउटर सेगमेंट है उसमें बहुत सारे डिस्क प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे डिस्क लाइक शेप्स प्रेजेंट है दोनों सेल, दोनों रॉड्स और कोन्स में। तो उन डिस्क लाइक शेप्स में क्या रहते हैं, मेनली प्रोटीन्स रहते हैं। उन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं। और जो इनर सेगमेंट है ये हो गया आउटर सेगमेंट के बाद। अब देखो यहाँ से इनर सेगमेंट का शुरू हो रहा है। तो इनर सेगमेंट क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड मेनी माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विच यूटिलाइज ड्यूरिंग फोटो ट्रांसडक्शन। तो इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस रहते हैं और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं, आप देख सकते हैं दीज आर द माइटोकॉन्ड्रियाज। और उसके नीचे क्या है, रेड कलर का, दैट इज़ द न्यूक्लियस। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो एटीपी मेनली इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए, फोटो ट्रांसडक्शन के लिए। जब सिग्नल पास होता है आपके रेटिना से ब्रेन तक तो उस टाइम पे ये एटीपी यूटिलाइज होगा। और जो एटीपी है प्रोड्यूस कौन करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। सो जो इनर सेगमेंट है उसमें कुछ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप करता है, ओके। सो जो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट रिड्यूस बाय द फ्लो ऑफ Na और कैल्शियम थ्रू एन आयन चैनल्स प्रेजेंट इन आउटर सेगमेंट। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तभी जो सिग्नल है वो आपके रेटिना से ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज कब होगा, जब सोडियम या जो कैल्शियम चैनल कैल्शियम आयन्स है वो मूव होंगे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, थ्रू जो चैनल्स हैं आयन चैनल्स के थ्रू इन द आउटर सेगमेंट, जब वो बाहर चले जाएंगे वहाँ से, ओके। तो इनका मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वहाँ पे जो सिग्नल है वो जनरेट हो जाए। सो जो आयन चैनल है, जो आयन चैनल जहाँ प्रेजेंट होंगे दोज आयन चैनल्स आर गेटेड बाय साइक्लिक जीएमपी। तो जब साइक्लिक जीएमपी प्रेजेंट होगा तब ये आयन चैनल्स क्या होंगे, ओपन या क्लोज होंगे। अगर हम रात की बात करेंगे या डार्क की बात करेंगे तो जो रॉड सेल्स हैं इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ साइक्लिक जीएमपी। जब रात की बात करेंगे तो जो रॉड सेल्स है हमारा, ओके, तो रॉड सेल्स में कुछ लेवल या सर्टेन अमाउंट ऑफ साइक्लिक जीएमपी दैट इज़ द गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट वो प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, जो चैनल है दैट इज़ द सोडियम चैनल्स उसको ओपन करके रखता है। देन तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिपेंड किस पे करता है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन द सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन विच इज़ क्रिएटेड बाय द सोडियम पोटेशियम ATPase present in the inner segment of the cells and the influx of sodium or calcium through the ion channels of the outer segment। तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, जो सोडियम पोटेशियम डिफरेंस है, ठीक है, जो बाहर कितना सोडियम है अंदर कितना सोडियम है, बाहर कितना पोटेशियम है अंदर कितना पोटेशियम है, उस डिफरेंस पे हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपेंड करता है। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप कौन करता है, जो सोडियम पोटेशियम ATPase से इनर सेगमेंट में यहाँ प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे दिखाया नहीं है,
और बाहर जो आउटर सेगमेंट है, जब वहाँ से सोडियम अंदर एंटर होगा या कैल्शियम अंदर एंटर होगा तो हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होगा या वहाँ पे वो मेंटेन होगा। अगर हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देखेंगे विजन में तो क्या होता है, सबसे पहले तो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, रोडोप्सिन से। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो जब लाइट पड़ता है कहाँ पे, रेटिना पे, तो जैसे ही रेटिना पे पड़ेगा, रेटिना पे पड़ने के बाद जो लाइट है इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द डिस्क। जो यहाँ पे जो डिस्क दिख रहा है आपको, ये डिस्क लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उस डिस्क में क्या रहता है, मेनली जो मैंने आपको बताया रोडोप्सिन प्रोटीन रहता है। तो रोडोप्सिन प्रोटीन क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द लाइट। तो रोडोप्सिन में कुछ पिगमेंट्स रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द रेटिनल और ऑप्सिन, ठीक है। ऑप्सिन और रेटिनॉल रहता है। सो रोडोप्सिन इज कंपोज्ड ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट दैट इज 11 सिस रेटिनल एंड कोवेलेंटली अटैच्ड टू अ प्रोटीन विच इज नोन एज ऑप्सिन। तो रोडोप्सिन दो प्रोटीन से बना रहता है, एक रेटिनल से 11 सिस रेटिनल, और वो अटैच होता है किसके साथ, दूसरे प्रोटीन के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्सिन बोलते हैं। जो ये रोडोप्सिन है इट्स ए इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और जो ये रोडोप्सिन है इट्स ए 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिसिस, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको 7 बार क्रॉस करता है। तो इट्स ए जी प्रोटीन, क्या रहता है, रोडोप्सिन एक जी प्रोटीन रहता है। तो हम देखेंगे, तो जब लाइट पड़ता है किस पे, रोडोप्सिन पे, तो रोडोप्सिन पे लाइट पड़ने के बाद क्या होता है, लाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू, रोडोप्सिन इज़ कन्वर्टेड इनटू, रोडोप्सिन में जो रेटिना प्रेजेंट है वो मेनली किस में रहता है, दैट इज़ द 11 सिस रेटिनल में प्रेजेंट रहता है। किसमें, 11 सिस रेटिनल में प्रेजेंट रहता है। जब उस पर लाइट पड़ता है तो 11 सिस रेटिनल इज कन्वर्टेड इनटू 11 ट्रांस रेटिनल, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊंगा। तो इस डायग्राम में आप देखो कि जो 11 सिस रेटिनल है वो बना होता है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो 11 सिस रेटिनल किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ द ऑल सिस रेटिनल में। देन ऑल सिस रेटिनल जब कन्वर्ट होगा, देन जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज द एक्साइटेड रोडोप्सिन इंटरेक्ट विद द सेकंड प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन बिलोंग टू जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन कंटेनिंग 3 सब यूनिट्स कॉल्ड द टी अल्फा, टी बीटा एंड टी गामा। जब इस रोडोप्सिन पे लाइट पड़ता है, जब ये रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, दैट इज जब 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन, उसको एक्टिवेट करता है। तो वो जी प्रोटीन किससे बना होता है, तीन तीन सब यूनिट से, दैट इज द अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जो ट्रांसड्यूसिन है वो जीटीपी के साथ भी बाइंड होता है और जीडीपी के साथ भी बाइंड होता है। जब ट्रांसड्यूसिन जीटीपी के साथ बाइंड होगा तो वो एक्टिवेट होगा, और जीडीपी के साथ जब बाइंड होगा तो वो इनएक्टिवेट होगा। जब हम डार्क की बात करेंगे, जब यहाँ पे कोई सिग्नल या कोई लाइट नहीं होगा, तो जो ये जी प्रोटीन है दैट इज़ अ ट्रांसड्यूसिन, वो जीडीपी के साथ बाउंड रहता है, और जो तीनों सब यूनिट्स हैं वो भी इसी ट्रांसड्यूसिन के साथ बाइंड रहता है। जब लाइट पड़ती है, दिन दिन की बात करेंगे, जब लाइट पड़ती है तो जो रोडोप्सिन है वो एक्साइटेड हो जाता है। देन रोडोप्सिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 11 ट्रांस सॉरी ऑल ट्रांस रेटिनल में। तो जिससे जो ट्रांसड्यूसिन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ट्रांसड्यूसिन के साथ जो जीडीपी अटैच है वो जीटीपी में कन्वर्ट होगा। देन वो जो उसके तीन सब यूनिट्स है दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा, गामा, वो अल्फ़ा अलग हो जाएगा बीटा और गामा से। देन जो अल्फ़ा एक्टिवेट हुआ है वो अलग हो जाएगा बीटा गामा से, और एक्टिवेटेड अल्फ़ा जाके जो एंजाइम है फोस्फोडाइस्टेरेस वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, और फोस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। मेनली कौन सा फोस्फोडाइस्टेरेस है, दैट इज़ द साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइस्टेरेस। तो ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, जो साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइस्टेरेस है वो साइक्लिक जीएमपी को 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो साइक्लिक जीएमपी है उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाता है। जब साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो जो साइक्लिक जीएमपी बाउंड या गेटेड आयन चैनल से, आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है, ठीक है। तो डार्क में साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन जब नॉर्मल रहता है तो ये ओपन रहता है। जब लाइट पड़ती है तो जो साइक्लिक जीएमपी है इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो ये जो आयन चैनल्स है वो क्लोज हो जाता है। मेनली जो आयन चैनल है कौन से, दैट इज़ द सोडियम आयन चैनल है, वो क्लोज हो जाता है। जब वो क्लोज हो जाएगा
तो जो सोडियम है वो अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, जब सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, और मेनली कहाँ से, आउटर सेगमेंट में। हाँ, ये आउटर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो आउटर सेगमेंट है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं आउटर सेगमेंट। तो आउटर सेगमेंट में आप देख सकते हैं लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन है, क्योंकि जो साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बट जब डार्क में, जब लाइट में क्या हो रहा है कि जो सिस 11 सिस रेटिना है वो ऑल ट्रांस रेटिना में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांसड्यूसिन क्या कर रहा है, ट्रांसड्यूसिन फॉस्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट कर रहा है। फॉस्फोडाइस्टरेज दैट इज़ अ पीडीई, वो एक्टिवेट हो गया तो साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। जब साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन कम हुआ तो देखो ये जो सोडियम चैनल से वो क्लोज हो गया, जिससे जिससे सोडियम उस सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाया। तो ये आउटर सेगमेंट की बात है। बट जो इनर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट से क्या हो रहा है, सोडियम बाहर रिलीज हो रहा है, जिससे जो इनर सेगमेंट है उसका क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, या सॉरी हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। मीन्स और नेगेटिव में वो हो जाता है, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव जो आयंस वो बाहर निकल रहे हैं और बाहर से पॉजिटिव आयंस अंदर नहीं आ रहे हैं, तो वो उसका इनसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जब हाइपर पोलराइजेशन होगा तो जो ये उसका नीचे पार्ट है, ठीक, जो इनर सेगमेंट है उसके जो सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है वहाँ से ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो ग्लूटामेट क्या करता है, ग्लूटामेट मेनली जो ऑन बाइपोलर न्यूरॉन्स है उसको इनएक्टिवेट करता है। बट जब यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो जो ये ऑन जो भी बाइपोलर न्यूरॉन्स है वो इनएक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। ओके, एक डायग्राम में आपको फिर दिखाता हूँ, इसमें आप देख लो। तो यहाँ पे जो इस डायग्राम में देखो ग्लूटामेट रिलीज हो रहा, ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा किसमें, जब लाइट प्रेजेंट होगा। तो जब ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो जो ऑन बाइपोलर न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो सिग्नल कैरी करता है ब्रेन तक। ओके, बट जब डार्क होगा जब साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। अब ऊपर वाले डायग्राम में देख लो, जब वो ओपन होंगे तो सोडियम अंदर एंटर होगा। जब सोडियम अंदर एंटर होगा तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा किसका, जो रॉड सेल्स है उनका। जब डीपोलराइजेशन होगा तो रॉड सेल्स में से ग्लूटामेट रिलीज होता है जो एक्सॉन टर्मिनल से वहाँ पे, किसमें, जो बाइपोलर सेल्स है। ठीक है, तो जो ऑन बाइपोलर सेल्स है इस ग्लूटामेट से इनएक्टिवेट हो जाता है। जब वो इनएक्टिवेट होंगे तो वो सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, तो जब लाइट होगा तो उस टाइम पे जो ऑन बाइपोलर सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ऑन बाइपोलर सेल्स एक्टिवेट होंगे या ऑन बाइपोलर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे तो वो जो बाइपोलर नर्व सेल्स है उनमें एक इम्पल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर बाइपोलर नर्व से गैंग्लियंस तक पहुंचेगा, देन गैंग्लियंस से ऑप्टिक नर्व्स तक, देन ऑप्टिक नर्व से वो थ्रू द ऑप्टिक नर्व आपके ऑसिपिटल लोब तक पहुंचता है जो ब्रेन में है। देन ऑसिपिटल लोब में वो जो सिग्नल पहुंचेगा वो डिकोड होता है और यू आर एबल टू सी द इमेज। तो इस तरीके से जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचता है। ओके, तो ये हुआ रॉड और जो कोन सेल्स है उनका रोल। ठीक है, साइक्लिक जीएमपी का रोल, जो रेटिना है उसका रोल। अब हम देखेंगे कि जो इमेज फॉर्म होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोकुलर इमेज बोलते हैं। तो अगर हमारे विजन की बात करेंगे तो ह्यूमंस में जो विजन है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोकुलर विजन बोलते हैं, जिसमें दोनों आइज के थ्रू जो हम देखते हैं वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है, फिर वो डिकोड होता है। तो अगर हम मोनोकुलर एनिमल्स की बात करेंगे जैसे काऊ,
ठीक है, जिसमें जो आई है वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट रहता है, तो उनको वही दिखता है जो राइट है। राइट साइड पे जो आई है उसको जो राइट साइड का पार्ट है वही दिखता है, लेफ़्ट साइड में जो आई है उसको लेफ़्ट साइड का पार्ट ही दिखता है। तो फिर उन दोनों को कंपाइल करके फिर ब्रेन में उसको डिकोड किया जाता है। बट ह्यूमंस में क्या है, दोनों आई के विजन को एक करके फिर ब्रेन में डिकोड किया जाता है, जिससे अगर आपका एक आँख का इंजरी हो गया तब भी आपको 360 डिग्री में आपको, सॉरी 180 डिग्री में आपको विजन या जो भी फील्ड है वो दिखता है, आपको इमेज दिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो विजुअल फील्ड है उसमें एक टेम्पोरल फील्ड रहता है और एक नेज़ल फील्ड रहता है। जो येलो कलर में इन्होंने पॉइंट किया है ऊपर, दैट इज़ द नेज़ल फील्ड, और जो ब्लू कलर में जो पॉइंट किया हुआ है दैट इज़ द टेम्पोरल फील्ड। तो वैसे ही यहाँ इस साइड में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ द टेम्पोरल फील्ड जो ब्लू कलर से टिक किया हुआ है, और जो येलो कलर से निकल रहा है दैट इज़ द नेज़ल फील्ड। ठीक है, बट उनका जो इमेज हमारे रेटिना पे पड़ता है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जो अगर हम आइस में देखेंगे तो देखो जो नोज़ के पास है दैट इज़ द नेज़ल रेटिना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेज़ल हाफ बोलेंगे या नेज़ल रेटिना बोलेंगे। और जो ये दैट इज़ द टेम्पोरल रेटिना। ओके, तो जो टेम्पोरल इमेज है वो नेज़ल पे पड़ता है, और जो नेज़ल इमेज है वो टेम्पोरल पे पड़ता है। ओके, तो वैसे वाइसी वर्सा है। यहाँ पे देखो लेफ्ट आइज के केस में जो नेज़ल है वो टेम्पोरल पे पड़ रहा है, देखो, और जो टेम्पोरल फील्ड है वो नेज़ल जो रेटिना है वहाँ पे फॉल हो रहा है। ओके, देन उसके बाद जो ये सिग्नल है रेटिना के थ्रू फिर ऑप्टिक नर्व में इम्पल्स के थ्रू देन ऑप्टिक कियास्मा तक पहुंचता है। अब देखो ऑप्टिक कियास्मा में क्या हो रहा है, जो ये नेज़ल पार्ट है जहाँ पे नेज़ल जो रेटिना है वहाँ नेज़ल न्यूरॉन्स है, वहाँ पे जब इमेज पड़ा था, फॉल हुआ था, लाइट फॉल हुआ था, अब वो इस ऑप्टिक कियास्मा पे क्या होता है, मतलब ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। सिर्फ कौन सा, जो नेज़ल इमेज है, ओके, जो नेज़ल रेटिना है वो, ठीक है, जिस पे टेम्पोरल जो इमेज है वो फॉर्म हुआ था वो क्रॉस करेंगे। फिर उसके बाद वो ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू फाइनली लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक पहुंचेंगे। फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो ऑसिपिटल कॉर्टेक्स है ब्रेन में वहाँ तक पहुंचेगा। देन वहाँ पे ब्रेन में क्या होगा, इसका डिकोडिंग होता है। ओके, अ, तो उससे क्या होता है, जो इमेज है वो हमारे ब्रेन में फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल फील्ड है। विजुअल फील्ड दो फील्ड में डिवाइड है, एक है टेम्पोरल फील्ड और जो नेज़ल फील्ड है। देन रेटिना है, टेम्पोरल फील्ड कॉरस्पॉन्ड टू मिडल हाफ ऑफ द रेटिना। जो टेम्पोरल फील्ड है जो मिडल हाफ है रेटिना के वहाँ पे कॉरस्पॉन्ड करता है, और वाइसी वर्सा जो नेज़ल फील्ड है वो जो मिडल हाफ ऑफ रेटिना है वहाँ पे कॉरस्पॉन्ड करता है। देन उसके बाद वो ऑप्टिक नर्व में जाता है। तो जो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इट मेंटेन्स द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लेटरल एंड मीडियल रेटिना। देन उसके बाद ऑप्टिक कियास्मा है। तो ऑप्टिक कियास्मा एट द लेवल ऑफ पिट्यूटरी, वहाँ पे जो मीडियल रेटिनल फाइबर्स है, देखो ये मीडियल रेटिनल फाइबर्स है वो ओवरलैप करते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं। जो राइट साइड से वो लेफ्ट ब्रेन की तरफ जाएगा, जो लेफ्ट ब्रेन से आ रहा है वो राइट ब्रेन की तरफ जाएगा, राइट पार्ट ऑफ ब्रेन की तरफ जाएगा। देन ओनली मिडल रेटिनल फाइबर क्रॉस टू द अदर साइड। देन ऑप्टिक ट्रैक्ट अप टू द जेनिकुलेट, जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है वो जो इमेज है उसको जेनिकुलेट तक पहुंचाएगा। देन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे क्या होगा, साइनेप्स फॉर्म होगा। देन फाइनली वो जो साइनेप्स कहाँ पर जाएगा, ऑप्टिक ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में, दैट इज इन द ब्रेन। तो जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है इट कंटिन्यूज एज जेनिको काल्केराइन ट्रैक्ट अप टू द ऑसिपिटल कॉर्टेक्स। तो ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में जाने के बाद हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो इस टाइप के इमेज फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द बाइनोकुलर इमेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, तो कैसे जो लाइट है वो फॉल होता है। तो जो ये टेम्पोरल फील्ड है वो नेज़ल फील्ड पे एक्ट हो रहा है, और जो नेज़ल है वो टेम्पोरल पे एक्ट हो रहा है। जो नोज़ के पास है
वो अपोजिट की तरफ जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दो आइस है, आइस के बीच में क्या होगा, नोज़ होगा, तो नोज़ के बीच में ये येलो कलर और जो ये रेड कलर है वो होना चाहिए। तो ये जो इमेज है वो कहाँ पे पड़ रहा है, देखो अपोजिट जो है, ठीक है, मेन जो टेम्पोरल फील्ड है वहाँ पे पड़ रहा है। और जो नोज़ से दूर है वो नोज़ वाले रेटिना या जो नेज़ल रेटिना है वहाँ पे फॉल हो रहा है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल पार्ट ऑफ द रेटिना वहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। और जो नोज़ के सामने जो इमेज है, कलर है, वो कहाँ पे पड़ रहा है, दैट इज़ द लेटरल साइड ऑफ द रेटिना, जो ये यहाँ प्रेजेंट है साइड्स पे, ओके। देन उसमें से जो नेज़ल है वो क्रॉस कर रहा है, जो नेज़ल रेटिना है, जो नेज़ल ऑप्टिक नर्व है, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पे, ऑप्टिक कियाज़मा पे। देन फाइनली वो जाके कहाँ पे साइनेप्स फॉर्म करता है, दैट इज़ द लेटरल जिनिकुलेट बॉडी। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ द लेटरल जिनिकुलेट बॉडी। फिर लेटरल जिनिकुलेट बॉडी से फिर जो न्यूरॉन्स है वो फिर निकलेंगे एंड दे विल फॉल ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, ओके। देन वहाँ पे जाके इमेज फॉर्म होता है। So this is all about the physiology of vision in humans. Thank you.